કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? મજામાં? હું અશોક જાદવ ગીતાંજલિ વિદ્યાલયમાં બધા જ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 9ની અંદર એક નિબંધ ભણીશું. હિન્દી હોય, ગુજરાતી હોય કે કોઈ પણ ભાષા હોય, ભાષાની અંદર આપણે એના પ્રકરણ જે આવે ટેક્સ્ટ બુકની સાથે સાથે લેખન વિભાગ અને વ્યાકરણ વિભાગ બી ભણવાનો થાય છે. તો એમાં આજે આપણે લેખન વિભાગની અંદર મેરા દેશ નામનો એક નિબંધ ભણીશું. ગુજરાતી મીડિયમમાં આપણે હિન્દી ભણી રહ્યા છીએ ત્યારે આપણે ગુજરાતીની અંદર સાથે સાથે હિન્દી અને ગુજરાતી બંને આપણે ભાષાનો પ્રયોગ કરી રહ્યા છીએ. પરંતુ નિબંધ આપણે હિન્દીમાં લખવાનો છે, તો આપણે એની ચર્ચા પણ હિન્દીમાં જ કરીશું. મેરા દેશ પરીક્ષામાં પૂછવા માટે આઈએમપી નિબંધ છે. મોસ્ટ ઓફ આ નિબંધ ધોરણ 9ની વાર્ષિક પરીક્ષામાં કે પ્રથમ સત્રમાં ચોક્કસ પૂછાતો હોય છે. એટલે આપણે આજે મેરા દેશ નિબંધ ભણીશું. मेरा देश निबंध पढ़ने से पहले हम कुछ बात करेंगे कि निबंध क्या है, निबंध कैसे लिखा जाता है, इसमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए. तो विद्यार्थी मित्रों, निबंध क्या है? तो निबंध एक ऐसी वस्तु है कि कोई भी चीज़ वस्तु के आधार पर उसके बारे में हमारे दिमाग में जो भी विचार आए उससे हम लिखित स्वरूप में दर्शाए, उसे निबंध कहते हैं. अब मान लो कि हमें कोई चीज़ वस्तु या कोई स्थान, कोई त्यौहार, उसके बारे में कोई पशु प्राणी नेता महापुरुष के बारे में कुछ हमारे विचार हमें प्रदर्शित करने हैं, यानी कि हमें उसके बारे में निबंध लिखना है. हमारे दिमाग में उसके लिए बहुत से सारे विचार भी हैं, लेकिन हम लिख नहीं सकते क्योंकि हमें लिखना नहीं आता. मतलब लिखना तो सबको आता है, लेकिन जो पद्धतिसर निबंध लिखना चाहिए, उसके नियमों के तहत हमें निबंध लिखना चाहिए. ऐसा निबंध हम नहीं लिख सकते. तो इसके लिए हमें उसके नियम और उसकी सावधानियां का हमें परिचय होना चाहिए. तो नियम उसका यह है कि कोई भी निबंध हमें लिखे तो जिसके बारे में हम निबंध लिखना चाहते हैं उसके बारे में पहले हमें हमारे दिमाग में उसके बारे में कुछ सोच लें. सोचने के बाद ही हम अपने कॉपी में वो निबंध लिखना शुरू करें. जिस विषय के बारे में हम लिखने वाले हैं, निबंध लिखते हैं, उसी का ही विवरण लिखें. उसके बारे में कोई गलत अथवा तो कोई ज़्यादा कोई माहिती इसमें नहीं लिखनी है. पहले तो हमें जिस विषय के बारे में निबंध लिखना है उस निबंध की परिभाषा लिखेंगे, प्रस्तावना लिखेंगे, परिचय लिखेंगे. बाद में हम मध्य भाग में उसकी मुख्य विषय वस्तु, कथा वस्तु वो लिखेंगे. और अंत भाग में हमें उसका सार, उसका जो बोध, उसके बारे में हम लिखेंगे. तो इस तरह 3 भाग में अंदर 3 भाग में हम ये निबंध लिख सकते हैं. अब हम शुरू करते हैं मेरा देश निबंध. तो उसके जो मुद्दे होते हैं, जिससे हमें ढांचे भी कहते हैं, तो सबसे पहले परिचय. कोई भी आप निबंध लिखेंगे उसमें परिचय मुख्य मुद्दा होगा. जिस विषय, जैसा विषय है ऐसा उसका मुद्दा होगा. मतलब कि इसके ढांचे ऐसे ही होंगे. तो अब हम मेरा देश मतलब हम भारत देश के बारे में कुछ निबंध लिखने वाले हैं, तो उसके मुद्दे यानी कि ढांचे होंगे. परिचय, प्राकृतिक शोभा, हमारा देश की क्या क्या प्राकृतिक शोभा है. इतिहास, हमारे देश का इतिहास हम लिखेंगे. सभ्यता, हमारे देश की जो सभ्यता है और संस्कृति है उसके बारे में पैराग्राफ से लिखेंगे. और महापुरुष, हमारा देश के महापुरुष के बारे में लिखेंगे. दर्शनीय स्थान के बारे में लिखेंगे और हमारा देश का आगे का उज्जवल भविष्य है. तो ये सब पैराग्राफ करके हम इसका निबंध लिख सकते हैं. अब शुरू करते हैं मेरा देश निबंध.
तो जब हम मेरा देश निबंध लिखेंगे तो पहले तो अपने देश के बारे में कुछ सोच लेंगे। हमारा देश का परिचय क्या है ये हमें दिमाग में सोचना है। हमारा देश की प्राकृतिक शोभा क्या क्या है उसको हमारे दिमाग में फिट करना है। हमारे देश का ऐतिहासिक जो बातें हैं उसे हमें ढूंढना है। हमारे देश की सभ्यता संस्कृति के बारे में हमें लिखना है। महापुरुष और हमारा देश में दर्शनीय स्थान है और हमारा देश का उज्जवल भविष्य, ये सब मुद्दे का विचार हम अपने दिमाग में कर लेंगे और बाद में हम लिखेंगे तो हम अच्छी तरह से निबंध लिख पाएंगे। अब हम लिखते हैं निबंध। भारत मेरा देश है, तो सबसे पहले हम हमारा देश का नाम लिखेंगे कि भारत मेरा देश है। यह एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। तो हमारा स्थान क्या है भारत देश का, दुनिया के भौगोलिक स्थान का है दुनिया में, वो भी हमें लिखना है। महाराज दुष्यंत व शकुंतला के वीर और प्रतापी पुत्र भरत के नाम पर हमारा देश का नाम भारत पड़ा। तो भारत नाम क्यों पड़ा हमारे देश का कि एक दुष्यंत और शकुंतला वो वीर और प्रतापी पुत्र का उन्होंने जन्म दिया था, इसलिए उसका नाम था भरत और भरत के नाम से हमारा देश का नाम भारत पड़ा। इसे हिंदुस्तान भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ हिंदू बहुमती वाला प्रदेश है, हिंदू संस्कृति के लोग रहते हैं। अंग्रेजों के शासनकाल में इसका इंडिया नाम प्रचलित हुआ। यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। तो ये था परिचय हमारे देश का कि हमारा देश का नाम भारत है और एशिया महाद्वीप के दक्षिणी स्थान में आया हुआ है। शकुंतला और दुष्यंत के वीरपुत्र भरत के नाम से देश का नाम भारत पड़ा। हिंदू बहुमती वाला प्रदेश है, हिंदू संस्कृति वाला प्रदेश है, इसलिए उसका नाम हिंदुस्तान भी पड़ा और अंग्रेजों ने उसका नाम इंडिया भी प्रचलित किया। और हमारा देश कैसा है? लोकतांत्रिक लोकशाही वाला राष्ट्र है और सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र दुनिया में कोई છે તો એ આપણો દેશ છે। હવે મિત્રો આપણે બીજો પેરેગ્રાફ લઈશું, प्राकृतिक शोभाની વાત કરીશું। भारत के उत्तर में गिरिराज हिमालय सिर ऊंचा किए खड़ा है। उत्तर भारत में क्या है? हिमालय खड़ा है। देश के दक्षिण में हिंद महासागर तथा पश्चिम में अरब सागर, दो महासागर भी हमें मिले हुए हैं। इसमें हमारा गुजरात में जो अरब सागर है जो 1600 किलोमीटर का दरिया किनारा हमें मिला है। दक्षिण में हिंद महासागर भी है। पूर्व में बांग्लादेश व ब्रह्मदेश है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गोदावरी, नर्मदा आदि हमारे देश की पवित्र नदियाँ हैं। इन नदियों के कारण ही हमारा देश इतना उपजाऊ बना है। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। इसकी प्राकृतिक शोभा बहुत रमणीय है। ये थी हमारी प्राकृतिक शोभा। तो हिमालय जैसा महान ऐतिहासिक पर्वत, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर, बांग्लादेश व ब्रह्मदेश जैसा प्रदेश, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गोदावरी जैसी पवित्र नदियाँ और ये फलद्रुप नदियाँ होने के कारण हमारा देश की प्रगति भी हुई और कृषि क्षेत्र में हमने जो नामना कमाई है विश्व में, वो इन नदियों की वजह से कमाई है। कश्मीर जो रमणीय स्थल है हमारा, जिसे हमें धरती का स्वर्ग हम उसे कह सकते हैं। तो ये थी हमारी प्राकृतिक शोभा। अब हमें इतिहास और सभ्यता जैसा मुद्दे, इस मुद्दे के बारे में हमें लिखना है। तो भारत संसार का सबसे प्राचीन है। हमारी संस्कृति क्या है? प्राचीन संस्कृति है। यह सुसंस्कृत और सभ्य बनने वाला दुनिया का सर्वप्रथम देश है। यहाँ की संस्कृति बहुत प्राचीन और समृद्ध है। यहाँ विभिन्न जातियों एवं प्रजातियों के जातियों एवं संप्रदायों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। भारत में कई भाषाएं बोली जाती। भारत के वेद दुनिया के आदि ग्रंथ माने जाते हैं। रामायण और महाभारत हमारा देश के सुप्रसिद्ध महाकाव्य हैं। भारत शिक्षा, कला, व्यापार, संस्कृति आदि सभी क्षेत्रों में सदैव आगे रहा है। यहाँ के लोग आस्तिक, मेहनती तथा ईमानदार हैं। ये बात की हमने हमारे देश की सभ्य और संस्कृति की इतिहास की। सबसे प्राचीन देश है, सुसंस्कृत और सभ्य बनने वाला ये सर्वप्रथम देश है। यहाँ की संस्कृति बहुत प्राचीन और समृद्ध है। अलग अलग जातियाँ, अलग अलग संप्रदाय के लोग मिलजुल कर रहते हैं। अलग अलग प्रदेश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। हमारा जो ग्रंथ है वेद उपनिषद, वो बहुत पुराने हैं, उसे आदि ग्रंथ कहा जाता है। रामायण और महाभारत हमारे जो महान बड़े महाकाव्य हैं।
शिक्षा, कला, व्यापार, संस्कृति आदि से सभी क्षेत्रों में हम सभी सदैव आगे रहे। तो यहाँ के लोग बहुत परिश्रमी, मेहनती है, प्रामाणिक है और आस्तिक भी है। अब हम बात करेंगे हमारा देश के महापुरुषों के बारे में। मेरा देश राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, अशोक, शिवाजी, राणा प्रताप, महात्मा गांधी आदि महापुरुषों की जन्मभूमि है। राम और कृष्ण जैसे भगवान, महावीर और बुद्ध जैसे महापुरुष, अशोक, शिवाजी, राणा प्रताप जैसे महान योद्धा और वीर पुरुष, महात्मा गांधी जैसे तत्वचिंतक, ये महापुरुषों की ये जन्मभूमि है। देश में दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई जैसी अनेक वीरांगनाएं भी हुई। महापुरुषों के साथ साथ स्त्रियां भी वीरांगनाएं साबित हुई है, दुर्गावती, लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई जैसी। अब हम बात करेंगे हमारे देश की महापुरुष और दर्शनीय और स्थान की। भारत अपनी शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है। अजंता एवं इलोरा की गुफाएं, दक्षिण के भव्य मंदिर, ताजमहल, कुतुब मीनार आदि यहाँ के देखने लायक स्थान है। शिमला, नैनीताल, महाबलेश्वर, माथेरान तथा उटकमंड आदि यहाँ के प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल है। दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु आदि यहाँ की औद्योगिक व समृद्ध महानगर है। हमारे देश में लंबे समय तक अंग्रेजों का शासन रहा। तो मित्रों, हमने बात की हमारे देश की दर्शनीय, देखने लायक स्थान व पर्यटन स्थल के बारे में। महापुरुषों के बाद भारत अपनी शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है। तो भारत में क्या क्या प्रसिद्ध है, क्या क्या देखने लायक है, प्रवासन क्षेत्र में भारत ने इन सब के बारे में बहुत प्रगति की है। तो अजंता एलोरा की गुफाएं, भव्य मंदिर, दक्षिण भारत में बड़े बड़े मंदिर देखने को मिलते हैं। ताजमहल, कुतुब मीनार, ये सब ऐतिहासिक शिल्पकला के नमूने हैं। शिमला, नैनीताल, महाबलेश्वर जैसे पवित्र स्थान है, जो घूमने लायक स्थान है। और दिल्ली हमारी राजधानी है और औद्योगिक क्षेत्र भी हमारे महानगर ने बहुत विकास किया है, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु जैसे। अब हम बात करेंगे अंतिम मुद्दा, अंतिम भाग, उज्जवल भविष्य। भारत का उज्जवल भविष्य क्या है? हमारे देश में लंबे समय तक अंग्रेजों का शासन रहा। हम सब जानते हैं कि भारत पर विदेशी जातियों ने आक्रमण किए और हजारों वर्ष शासन किया, लेकिन अंग्रेजों ने यहाँ 200 साल कंटिन्यू शासन किया। इसके कारण यह देश पिछड़ गया था, क्योंकि अंग्रेजों ने यहाँ की सुख समृद्धि लूट ली थी। 1947 में आज़ाद होने के बाद यह लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तब से आज तक भारत ने बहुत प्रगति की है। कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और लघु उद्योग जैसे छोटे छोटे उद्योगों, बहुत से क्षेत्र में हमने प्रगति की है। अब तो भारत एक परमाणु संपन्न राष्ट्र बन गया है। हमारे देश में महान वैज्ञानिक हो गए होमी भाभा, और उन्होंने जो परमाणु क्षेत्र कार्य किया उसको आगे बढ़ाया हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने, और उन्होंने परमाणु क्षेत्र में प्रगति हासिल की। भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है। ये सब देखने से हमें होता है कि भारत का भविष्य उज्जवल है। मेरा भारत मुझे प्राणों से प्यारा है, क्यों ना हो। सबको अपने देश से लगाव हो सकता है। यहाँ हम निबंध समाप्त करते हैं। आखिर में जय भारत, जय वंदे मातरम लिखकर ये निबंध हम समाप्त करते हैं। तो मित्रों, आज हमने बात की लेखन विभाग में निबंध की। आगे हम कहानी, पत्र लेखन को भी लेंगे और पढ़ेंगे। अब आपको होमवर्क में क्या करना है? तो विद्यार्थी मित्रों, आप अपने नोटबुक में ये निबंध अच्छी तरह से लिख लेंगे और उसे तैयार भी कर लेंगे, क्योंकि परीक्षा में बहुत IMP निबंध है। मेरा देश निबंध अगली बार भी पूछा गया था। तो अपने सभी मुद्दों के साथ होमवर्क में एक बार ये निबंध लिख लेंगे।
जब भी हम यहाँ लेसन देखने के लिए आपको बुलाएंगे तब हम ये निबंध के आगे भी जो भी लेसन दिए हैं वो लेसन हम चेक करेंगे। अब हम मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।